हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रुपये की वैल्यू है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। क्या इंडिया के लिए एक क्राइसिस है या फिर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम भी कर सकता है। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि रुपये डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या रीज़न हैं। तो वेरियस इश्यूज हैं, वेरियस रीज़न हैं इसकी वजह से हमारा रुपये है वो कॉन्टीन्यूसली मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है। न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट अगर हम उसकी रियल वैल्यू देखें तो डेप्रीशिएट हो रही है। आज के टाइम पे रुपी है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एक जो यूएस डॉलर है वो 79.18, जो कि अभी करंटली चल रहा है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, तो क्यों ये बार बार चेंज हो रहा है तो इसके इक्वल है। तो क्या रीज़न है जिस वजह से हमारी करेंसी है वो इतनी डेप्रिशिएट हो रही है। क्या इससे कंट्री में क्राइसिस हो सकता है या फिर कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हम इसके दोनों फैक्टर्स देखेंगे, इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रुपी है अगर वो इतना नीचे चला गया 79 रुपीज़, $1, मतलब $1 की कीमत 79 रुपये के अराउंड हो गई, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिशिएट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब हमने इससे रुपी और जब हम डॉलर का कंपैरिजन करेंगे तो वो सब हम देखेंगे। बट इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू है जो बार बार वो डिक्रीज क्यों हो रही है, डेप्रीशिएट क्यों हो रही है। ठीक है, एक होता है डिवैल्यूएट, एक होता है डेप्रीशिएट। तो डिवैल्यूएट और डेप्रीशिएट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी हम यही देखेंगे। एक तो यही छोटी 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 बातें हम यही वीडियो में क्लियर करके चलते हैं कि सबसे पहले अगर हमारा जो रुपी है वो अगर वीक होगा, उसकी वैल्यू मतलब डेप्रीशिएट होगी, तो उससे हमारा जो इम्पोर्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्पोर्ट के लिए अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कमोडिटी का इम्पोर्ट हम किस में करते हैं, यूएस डॉलर में। अगर यूएस डॉलर में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमारे रुपये की वैल्यू वो डेप्रीशिएट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें डॉलर परचेज करने पड़ेंगे मार्केट से। सबसे पहले हम मार्केट में गए, डॉलर परचेज किए। डॉलर ऐसे थोड़े फ्री में तो नहीं मिलेंगे, हमें उनको रुपये दिए। अब $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 79। पहले कितने देने पड़ते थे, 70। तो यानी कि क्या हुआ, इसमें इंडिया का जो करेंसी है वो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी कि इंपोर्ट के लिए अब हमें उतना ही इंपोर्ट है। मान लो 1 केजी, 1 केजी मान लो इंडिया को कुछ भी 1 केजी राइस मान लो इंपोर्ट करना है। वैसे तो राइस इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मान लो कि इंपोर्ट करना है। 1 केजी की वैल्यू, पहले 1 केजी राइस है उसकी वैल्यू $70 थी। तो इंडिया मार्केट में गया, सॉरी 1 केजी था जो वो $1 के इक्वल था, $1 के। तो 1 केजी राइस की कीमत थी $1 और $1 की जो वैल्यू थी वो 70 रुपये के बराबर थी। ठीक है, तो इंडिया मार्केट में गया, उसने क्या किया, 70 रुपये लेके गया, वहाँ से $1 परचेज किया। $1 जैसे ही आया उसने क्या किया, उस कंट्री को दिया और वहाँ से राइस ले लिया। एक कंडीशन तो है ये। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी में क्या है, वही 1 केजी राइस है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वही $1 है। कितना, $1। लेकिन लेकिन जो इंडिया की करेंसी है रुपी वो डेप्रीशिएट हो चुकी है। अब मान लो $1 काश ऐसा ना हो, $1 मान लो 80 रुपये के इक्वल हो गया। तो अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अब इंडिया क्या करेगा, 80 रुपये लेगा, इंडिया मार्केट में जाएगा, 80 रुपये लेके मार्केट से $1 खरीदेगा, $1 लेके उस कंट्री के पास जाएगा। तो उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, फिर वो 1 किलो राइस फिर इंडिया को देगी। यानी कि इंडिया का इंपोर्ट महंगा हो रहा है ना। आर यू गेटिंग, इंडिया का इंपोर्ट है जो वो काफ़ी, मतलब इंडिया को ज़्यादा अपनी करेंसी देनी पड़ रही है और जो दूसरी करेंसी एक्सचेंज वैल्यू वो उतनी ही है। यानी कि इंडिया को अपना जो पैसा है वो मार्केट में ज़्यादा देना पड़ रहा है। पहले हमें 70 रुपये दे रहे थे हम मार्केट में, अब हम मार्केट में कितने पैसे दे रहे हैं, 80। यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ रहा है।
अगर मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, कोई चीज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और वो और भी ज़्यादा उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन। अगर उसकी डिमांड डाउन हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का जो प्राइस है, ये रुपी है, वो वैसे तो न्यूमेरिकली तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमने देखा ना तो रियलिटी में ये वीक हो रहा है हमारा रुपीज, ठीक है। तो इससे इंपोर्ट हमारा महंगा हो रहा है, इतना समझ में आ गया। करंट अकाउंट डेफिशिएट जो इंडिया का अभी मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि इंडिया का एक्सपेंडिचर है जो, और इंडिया का जो भी मतलब इनकम है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा इनकम कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है, डेफिशिएट हो रहा है। तो वो डेफिशिएट भी और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया को जो पेमेंट है, जो इंडियन लोन ले रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट है, वो सब भी इंडिया को डॉलर में ही करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई इंडिया का जो ये करंट अकाउंट डेफिशिएट है ये भी वाइड होगा, ठीक है। और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो भी बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि वो भी मैक्सिमम किस में मिलेगा, डॉलर में। आर यू गेटिंग? तो ऐसे करके हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, जिससे कंट्री के लिए एक क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है, नॉट श्योर, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कितने चैलेंज लेके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये डेप्रिशिएट ही क्यों हो रहा है इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के डेप्रिशिएट होने के बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। नंबर एक, मैंने बताया था कि इसकी डिमांड, करेंसी की डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा है, अगर मार्केट है ये, इसमें करेंसी बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत है उस करेंसी की, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर हुआ, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो जो बाकी की करेंसीज हैं, जैसे इंडियन रुपी हुआ, युआन हुआ, येन हुआ, तो इन सब की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी में इंडियन रुपी भी आ गया, तो इंडियन रुपी की वैल्यू जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो इसने भी ये बोल रहा है कि अगर डिमांड किसी भी करेंसी की इंक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो तो हम उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर डिमांड डिक्रीज हो तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो इंडियन रुपी के साथ अभी हो रहा है। तो इंडियन करेंसी की डिमांड है वो मार्केट में कैसे बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड तभी बढ़ेगी जब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे तो है नहीं कि डॉलर दे देंगे इंडिया में आके, वो क्या करेंगे, डॉलर देंगे मार्केट में, वहाँ से रुपी लेंगे और रुपी लेके इंडिया में आ जाएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब अगर उनको मार्केट में रुपी चाहिए तो रुपी की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। अगर रुपी की डिमांड इंक्रीज हुई तो रुपी की जो वैल्यू है वो भी क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, न्यूमेरिकली डिक्रीज होगी। तो यानी कि अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो इंडिया का रुपी है वो स्ट्रेंथ होता है, काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है उसको, उसकी वैल्यू है वो अप्रिशिएट करती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आती है तो वो, क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इतनी बात समझ आ रही होगी आई थिंक। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो बाकी करेंसी फिर वीक हो जाएगी और इंडिया का जो डॉलर है, सॉरी, इंडिया की जो करेंसी है रुपी वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो दो टाइप में आती है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई जब लार्ज स्केल पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए, एफपीआई जब किसी कंपनी के कोई फॉरेन का इन्वेस्टर है कुछ शेयर परचेज कर ले, आती तो उससे भी इन्वेस्टमेंट लेकिन कम आती है, 10% का कुछ रूल होता है कि अगर इससे कम आई तो वो एफपीआई है, नहीं तो एफडीआई है, ठीक है। तो एफडीआई एफपीआई के फॉर्म में जो मार्केट में डॉलर जाता है और इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो एनहांस होती जाती है, ठीक है। तो एक रीज़न तो था ये, कैसे इंडिया की करेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, एक दो रीज़न ये थे। एक और है, जब भी इंडियन कोई भी इंडिविजुअल है या कंपनी है इंपोर्ट करती है कोई भी चीज़, मान लो क्रूड ऑयल है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें पता है हम सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वहाँ कहाँ से लेते हैं, अभी अभी हम इराक से लेते हैं, और रसिया है वो काफ़ी, मतलब रसिया से हम काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो
तो वहाँ से जैसे हमें क्रूड ऑयल लेना हुआ, तो ऐसे नहीं कि हम रुपये लेके चले गए, उसका ट्रेड है वो भी किस में होता है, डॉलर में। जैसे ही वो डॉलर में उसका ट्रेड होता है तो हम अपने रुपये को लेके कहाँ जाएंगे, मार्केट में, और मार्केट में फिर वही, मार्केट में फिर रुपये ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा किसकी होगी, डॉलर की, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, डॉलर। तो डॉलर क्या हुआ, डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो एक रीज़न ये भी है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो थोड़े से जो रेट हैं क्रूड ऑयल वगैरह के, इन सब के एनहांस हो रहे हैं ये, और इनके एनहांस होने से इंडिया को ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। ज़्यादा डॉलर मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा डिमांड डॉलर की बढ़ गई तो वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये सभी करेंसी वीक हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी हो रहा है। कंपेरेटिवली देखें तो इंडियन रुपी काफ़ी कम वीक हुआ है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर करेंसी के कंपैरिजन में इंडियन रुपी काफ़ी कम वीक हुआ है। इट्स ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट फॉर इंडिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया है वो नेट इम्पोर्टर है। इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। इट मीन्स क्या हुआ, इंडिया को ना डॉलर की फॉर्म में पैसे देने ज़्यादा पड़ते हैं और रुपये की फॉर्म में मिलते कम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे कोई भी चीज़ तो हमें पैसा किस में, डॉलर में देना पड़ेगा। तो वही ज़्यादातर, क्योंकि वर्ल्ड का मोस्टली ट्रेड डॉलर में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने पैसा को मार्केट में देना पड़ेगा। मार्केट में गया तो डिमांड गई, और डिमांड किसकी बढ़ी, फिर डॉलर की। तो वही इशू जो हमने आगे बताया, डॉलर स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये चार्ट है जो लास्ट 30 ईयर में इंडिया की जो डॉलर है और रुपये है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करता है। ठीक है, 1995 में देखो कितना था, लगभग इंडियन रुपी लगभग 30 के बराबर था। अब देखो कैसे इंक्रीज होगी, 2000 में 42 हो गया, फिर थोड़ा डाउन, फिर डाउन, फिर इंक्रीज। तो ये ग्राफ है, अब देखो 80 के करीब पहुंचने वाला है इंडियन रुपी। तो कैसे इंडिया की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। एक होता है डीवैल्यूएशन। अगर डीवैल्यूएशन हो तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट करे। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, कई बार डिवैल्यूएट किया हमने जानबूझ के, उसके अपने फ़ायदे होते हैं। ठीक है, उसके फ़ायदे ये होते हैं कि हम एक्सपोर्ट वगैरह है वो थोड़ा सा उसमें हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर एग्जिटिंग इंडिया मार्केट, जो इंडियन की मार्केट है वो ओवरसीज मतलब फॉरेन जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, अगर वो इंडियन मार्केट में ही रहते तो और इन्वेस्ट करते और डॉलर लेके आते, उसके बदले रुपये मांगते मार्केट से, रुपये की डिमांड बढ़ती। लेकिन अब वो छोड़ रहे हैं, इंडिया में उनको कोई होप ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। तो ये भी एक रीज़न है, उनका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो एक ये रीज़न भी है, राइज इन डॉलर बाइंग ड्यू टू जंप इन ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस में जंप हो रहा है तो वही रीज़न हमें। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, इम्पैक्ट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, महंगाई। इंडिया में जो चीज़ पहले 10 रुपये की आती थी वही उसका रेट 12-14 कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई ने बढ़ा दी तो लोग पैसा किसके पास जमा करेंगे ज़्यादा, बैंकों के पास, या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो आरबीआई अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो जो बैंक्स हैं उनको पैसा लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। तो बैंकों के पास क्या होगा, पैसा कम होगा। अगर बैंकों के पास कम होगा तो वो लोगों को भी कम देंगे, अगर लोगों के पास कम होगा तो मार्केट में कम करेंगे। अगर मार्केट में पैसा कम आएगा तो रुपये की वैल्यू है इतनी डेप्रिशिएट नहीं होगी जितनी हो रही है। आर यू गेटिंग? एक बार और, मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दी। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट वो डिक्रीज कर दी, डिक्रीज कर दी तो बैंकों को ईजिली लो इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को क्या मिल जाएगा, पैसा। अगर बैंक्स को पैसा मिल गया तो फिर क्या होगा, वो अपने पास तो रखते नहीं, वो लोगों को दे देंगे लोन की फॉर्म में। लोग भी अपने पास थोड़े रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीज़ों में, प्लॉट में, प्रॉपर्टी में, तो वो मार्केट में पैसा जाएगा। अगर मार्केट में पैसा गया या ज़्यादा चलता गया तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू है वो, रुपये की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी, और इसका उल्टा है तो एप्रिशिएट होगी। तो टोटल कंसेप्ट ये था, क्यों रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्या इसके ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट हैं। ठीक है, तो
इसके इम्पैक्ट भी हमने देख लिए हैं। अब हम कुछ इम्पैक्ट और हैं इसके, जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में उस पर थोड़ा सा मतलब वो डाउन जा सकती है, ठीक है, डिक्लाइन हो सकती है, लेकिन जैसे ही रुपी अप्रिशिएट होगा तो नो इश्यू। फॉरेन ट्रैवल, हम विदेश में जाते हैं, पहले $1 कितने मिलता था, 70 रुपये में, 80 देने पड़ेंगे, तो मतलब महंगे हो गए ना, तो दैट में भी। और जो फॉरेन टूर ट्रैवल करते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाई फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और बूस्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट, इसका एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि यूएस को, मान लो एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, हम डिवेल्युएट भी क्यों करते हैं उसका भी है एक। मान लो यूएस है, इंडिया से राइस है वो इंपोर्ट करता है, ये यूएस है, ये इंडिया है, तो यूएस को क्या करना है, इंडिया से राइस मंगाना है। इंडिया से राइस अगर मंगवाना है तो क्या करेगा यूएस, मान लो 1 kg राइस है, वही पहले यूएस को कितने का मिलता था, $1 का। इंडिया मतलब $1 पे करना पड़ता था यूएस को, इज इक्वल टू 70 रुपी, यानी कि 70 रुपी में 1 किलो राइस यूएस को पहले मिल जाता था। अब $1 किसके बराबर हो गया, 80 रुपी के। अगर 80 रुपी के बराबर हो गया तो यूएस का तो वही $1 है, लेकिन इंडिया में हुआ ना वो 80 रुपी के बराबर, ठीक है। तो 80 रुपी में तो ज़्यादा राइस देगा इंडिया, क्योंकि राइस तो का तो रेट वही है 72 हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यूएस को क्या मिलेगा, उतने ही पैसे में ज़्यादा राइस मिलेगा ना $1 में। तो दैट कॉजेज इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो ये मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये सारा खेल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है इसमें। तो ये दिखाता है कि कैसे रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और कैसे वो अप्रिशिएट हो रही है, और क्या मार्केट का इफेक्ट है, क्या डिमांड और सप्लाई का रीजन है उसमें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।